तो अब क्वेश्चन ये भी आता है जब एससी-एसटी एक्ट पहले से है, तो व्हाई डू यू नीड एन एक्स्ट्रा एक्ट मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अगर क कैंपस में, तो दे कैन अप्रोच द पुलिस स्टेशन एंड ट्राई टू फाइल द एससी-एसटी कंप्लेंट अंडर अंडर द एससी-एसटी एक्ट बट जब पहले से ही है देन व्हाई नीड एन एडिशनल अ, यूजीसी फॉर दैट? सो आई टेल यू अनुराग, द थिंग इज कि लॉ में दो चीजें हैं, एक तो सिविल रेमेडीज होती है और एक क्रिमिनल रेमेडीज होती है, राइट? अभी अट्रोसिटीज एक्ट इज अ क्रिमिनल लॉ, राइट? तो उसकी रेमेडीज भी क्रिमिनल रेमेडीज होती है, राइट? बट उसका जो ओनस है वो ऑफेंस प्रूव करने का, अट्रोसिटीज प्रूव करने का, या कोई भी आईपीसी का भी अगर ऑफेंस ले लो, उसका ओनस या उसका बर्डन बहुत हाई होता है। तो बहुत डिफिकल्ट होता है आपको कोर्ट्स में वो प्रूव करना, राइट? सिविल रेमेडीज में ये बात है कि सिविल रेमेडीज ऐसी होती है कि दे आर नॉट ऑफ क्रिमिनल नेचर, दे आर नॉट ऑफ ओवर्ट नेचर, बट दे आर मे बी ऑफ एवरीडे नेचर के जो एक्ट्स होते हैं, राइट? तो उसमें बच्चों के ऊपर ये बर्डन नहीं होना चाहिए कि हमको पुलिस में जाना पड़ेगा। एक 18 साल का अगर बच्चा अभी 10-12वीं करके अगर कॉलेज के स्पेस में आ गया है, 10वीं 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में एंटर करता है, एक तो ऑलरेडी जो वल्नरेबल कम्युनिटी से जो लोग आते हैं, एंड आई विल नॉट रिस्ट्रिक्ट माय कन्वर्सेशन टू कास्ट, आई विल से दैट बिकॉज दिस इंक्लूड्स एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन, डिसेबल्ड पर्सन्स, इवन पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट हु आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, राइट? प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन सभी लोगों को जो वल्नरेबल पोजिशनैलिटी से इन स्पेसेस में एंटर करते हैं, तो इनके लिए अगर ये एवरीडे डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो बहुत डिफिकल्ट है कि वो दे टेक रिकोर्स टू द एट्रोसिटीज एक्ट। ऐसे क्यों हुआ कि पायल 1 साल तक ये हैरेसमेंट फेस कर रही थी ऑन एन एवरीडे बेसिस, बट डिड नॉट feel that she will get justice in the criminal justice system, because we also know it is so difficult to get justice in the criminal. She could have also filed an atrocities, right? She was a But scheduled people are scared of approaching the police in general, in so general, right? mm. And then there is such less possibility of you getting justice also, क्योंकि इतना बर्डन ओनस हाई होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स, यू ट्राई टू सी क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। आप एक अट्रोसिटीज केस फाइल कर, पहली बात तो अट्रोसिटीज केस जो कंप्लेंट होती है वही फाइल करने में इतनी दिक्कत होती है क्योंकि पुलिस करती नहीं है आसानी से। हमने कितनी बार देखा है कि अट्रोसिटीज केसेस में आपको नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को अप्रोच करना पड़ता है टू आस्क पुलिस टू लॉन्च दैट एफआईआर अंडर अट्रोसिटीज, राइट? इट हैपेंस इन ऑलमोस्ट ऑल अट्रोसिटीज केसेस, राइट? तो एक तो वो कंप्लेंट फाइल करवाना, दूसरा फिर वो कंप्लेंट जब होगा तो पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर पुलिस को लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, तो पुलिस वहीं पे समरी बी रिपोर्ट डाल के क्लोज कर देती है, वहीं के वहीं केस क्लोज करती है। अगर करती भी है इसको परस्यू, इस केस को परस्यू, तो वो इन्वेस्टिगेशन एक लंबा चलता है। इन्वेस्टिगेशन ही सालों-साल लगा देता है। अब सोचिए ये बच्चे 2 साल, 3 साल, उस 3 साल अगर उस स्पेस में हैं, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन मैक्सिमम एट्रोसिटीज़ केसेस में साल लग जाता है उसमें, साल, डेढ़ साल, राइट? आपको कॉन्स्टेंटली पुलिस को अप्रोच करना पड़ता है, पुलिस आपको अप्रोच करती है। ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आर हैपनिंग व्हाइल यू आर मे बी अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर, राइट? एंड यू आर एंटरिंग दैट स्पेस एंड यू हैव नो सपोर्ट, राइट? तो आप ये तो बस इन्वेस्टिगेशन का बात हुआ। अभी उसके बाद होता है फिर वो चार्जशीट होती है, चार्जशीट के बाद वो चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है। उसके बाद एक पूरा बड़ा ट्रायल चलता है। वो ट्रायल भी किस तरीके से उसको प्रेज़ेंट किया जाता है, क्योंकि विक्टिम को तो स्टेट रिप्रेज़ेंट करता है, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेज़ेंट करता है। अब उसमें स्टेट जेन्युइनली आपके इश्यू में, आपके कंप्लेंट में इंटरेस्टेड है उसको परस्यू करने में या नहीं, ये भी डिपेंड करता है। वो किस तरीके से उसको करता है। फिर उसमें आपको ट्रायल पूरा जो होता है उसमें विटनेसेस होते हैं। सारे विटनेसेस इस साइड के, उस साइड के, उनको एग्ज़ामिन किया जाता है। तो इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, राइट? एंड उसमें भी कितना सक्सेस रेट है, बस एट्रोसिटीज़ का ही नहीं, आप कोई भी प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन ले लो, आप रेप लॉज़ भी ले लो। बहुत कम ये होता है कि कन्विक्शन इन केसेस में होता है, राइट? तो ये क्रिमिनल लॉ की कुछ इश्यूज़ हैं, ये सिस्टेमिक इश्यूज़ हैं, ये हम एक झटके में नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी वजह से सिविल रेमेडीज़ होती है, राइट? और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट इज़ एन ऑफेंस, ओके, डिफाइंड इन अ क्रिमिनल लॉ, राइट? बट सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए आपके पास सिविल रेमेडीज़ भी अवेलेबल है अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, कि आप आईसीसीज़ आपको सेटअप करनी चाहिए और वहाँ पे आपको सिविल रिकोर्स है, राइट? तो ये आपका वॉलंटरी आपके लिए एक ऑप्शन होना चाहिए कि आपको सिविल रिकोर्स लेना है या आपको क्रिमिनल रिकोर्स लेना है। इट इज़ अप टू अ वुमन इन अ सेक्सुअल हैरेसमेंट केस वेदर शी वांट्स टू अप्रोच द पुलिस और वेदर शी वांट्स टू अप्रोच सिविल मैकेनिज्म व्हिच इज़ अ आईसीसी, राइट? तो ये उसके पास ये ऑप्शंस होने चाहिए, राइट? सिमिलरली अगर हम एट्रोसिटीज़ को देखें तो हमारे पास क्रिमिनल रिकोर्स तो है। वन कैन फॉर डिस्क्रिमिनेशन कंप्लेंट्स वन कैन ऑब्वियसली गो अंडर द एट्रोसिटीज़ एक्ट, फाइल एन एट्रोसिटी. But there is no civil remedy available if one wants to exercise that. And that remedy, the equity regulations of 2012 were giving in some ways, right? अब दूसरा अट्रोसिटीज एक्ट के बारे में सबसे बड़ा जो मैं बहुत पहले से ये बात बोल रही हूँ कि अट्रोसिटीज एक्ट में अलग अलग किस्म के डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया है। उसमें आप अगर सेक्शन 3 को पढ़ो तो उसमें विमेन रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें लैंड रिलेटेड अट्रोसिटीज है, विमेन रिलेटेड अट्रोसिटीज है, लैंड रिलेटेड अट्रोसिटीज है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अट्रोसिटीज भी है, कोई आपका एसीआर खराब कर देता है, वो भी डिफाइन किए गए हैं। बट एजुकेशन रिलेटेड, स्पेशली हायर एजुकेशन रिलेटेड जो एट्रोसिटीज़ है, जो एक बहुत स्पेसिफिक फॉर्म की होती है, उसका एक बहुत स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन होता है, वो एट्रोसिटीज़ एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो डिमांड होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि एट्रोसिटीज़ एक्ट में ये अमेंडमेंट आना चाहिए, जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जिस किस्म की एट्रोसिटीज़ होती है, उनको उसमें डिफाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन रिलेटेड एट्रोसिटीज़ उसमें बहुत कम आती है। आपका जो सिविल राइट्स एक्ट है 1950 का या अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट है, उसमें बहुत रूडिमेंटरी फॉर्म में एजुकेशन रिलेटेड एट्रोसिटी वो डिफाइन किया है, ऑफेंसेस डिफाइन किए हैं। बट दैट इज़ नॉट स्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ टाइम्स। हम अगर देखें, तो क्या किस्म का डिस्क्रिमिनेशन अगर एससी-एसटी, ओबीसी बच्चे जो फेस कर रहे हैं, वो क्या किस्म का डिस्क्रिमिनेशन होता है? एक तो रिज़र्वेशन की वजह से एक स्टीरियोटाइपिंग बन जाता है ऑलरेडी।
कि इनके पास मेरिट नहीं है, ये ऐसे ही आए हैं, दीज़ आर ऑल सरकार के जमाई। तो वो जो आपकी बातचीत में जो स्लर्स होते हैं या वो होता है, उसमें एक वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। दूसरे जो सिस्टेमिक फॉर्म्स हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, राइट? उसमें ये आता है कि स्कॉलरशिप्स, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स हम सब लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को मिलती है, स्टूडेंट्स को। वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स को सरकार उसका मतलब सालों-साल वो डिले कर देती है। अब जब वो सालों-साल डिले करती है, तो बच्चों पे उसका ओनस नहीं होना चाहिए कि कहीं जाके उनको कहीं से पैसे इकट्ठा करके कॉलेज में वो फी पे करनी चाहिए, राइट? तो बट होता क्या है कि कॉलेजेस इसको इस अपॉर्च्युनिटी को यूज़ करके बच्चों को परेशान करने लगते हैं, हैरेस करने लगते हैं, विक्टिमाइज़ करने लगते हैं। कैसे करते हैं? दे विल से कि हम आपका स्टूडेंट रोल से नाम निकाल देंगे अगर आपने फीस टाइम पे नहीं पे की, क्योंकि वहाँ से तो गवर्नमेंट से तो आई नहीं है आपकी स्कॉलरशिप। ये सारे केसेस हमने एक्चुअली कोर्ट के सामने हम लेके आए हैं। दीज़ आर एक्चुअली रियल केसेस। व्हाट वाज़ रोहित्स केस? रोहित अपने लेटर में लिखता है कि मेरी 3 साल से मेरी स्कॉलरशिप अभी तक आई नहीं है। दिस स्कॉलरशिप शुड बी गिवन टू समवन। दैट इज़ द डिले इन स्कॉलरशिप। दैट वाज़ द सिस्टेमिक इश्यू रोहित वाज़ टॉकिंग अबाउट, राइट? तो ये जो हैरेसमेंट है, ये बहुत सिस्टेमिक होता है। दूसरा एक जो सिस्टेमिक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो अभी भी हम देखते हैं। बहुत सारे तो हमने नेशनल लॉ स्कूल्स में भी ये देखा है कि हॉस्टल का एलोकेशन जो होता है, वो रैंक बेस्ड होता है। हाँ। तो रैंक बेस्ड एलोकेशन, अब कोई कहेगा कि रैंक बेस्ड ही है, ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या गलत है? आपका अच्छा रैंक है तो आपको अच्छे रूम्स मिलने चाहिए, हॉस्टल रूम्स। हुँ, हुँ, हुँ। यस, राइट? वन्स तो आपका रैंक तभी तक मायने रखता है जब तक आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो। एक बार सभी लोग कॉलेज में एडमिट हो गए तो एवरीवन इज़ एन इक्वल, राइट? तो रैंक बेस्ड एलोकेशन में ये हो जाता है कि एससी, एसटी, ओबीसी बच्चे क्योंकि वो रिजर्वेशन से आते हैं, एंड आई विल नॉट मीन इट, आई डोंट मीन दैट दे डोंट कम ऑन देयर ओन मेरिट, बट लार्जली दे विल बी लोअर इन द रैंक्स, लार्जली। एंड देयरफॉर यू सी दैट रैंक बेस्ड एलोकेशन ऑफ हॉस्टल ghettoizes एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स, राइट? ऑफन गिविंग देम लेसर फैसिलिटीज देन अपर कास्ट स्टूडेंट्स। तो ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। मेस में जिस हिसाब से सेग्रीगेशन होता है, जिसका नाम वेज नॉन वेज सेग्रीगेशन के नाम पे किया जाता है, वो एक किस्म का इसी तरीके का सेग्रीगेशन है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टेमिक जो फॉर्म्स हैं, या रिजर्वेशन पॉलिसी ना इंप्लीमेंट करना। एससी एसटी का तो क्योंकि एससी एसटीज़ ने वो फाइट लड़ी है इतने सालों साल, तो वो अभी हम देख रहे हैं कि कोई डिनाई नहीं कर सकता है कॉलेज एससी एसटी रिजर्वेशन। बट ओबीसी रिजर्वेशन, मतलब 2-3 साल पहले तक नेशनल लॉ स्कूल्स ओबीसी रिजर्वेशन दे ही नहीं रहे थे। जबकि मंडल 2 कब का हो चुका है? 2012 से आपको देने नहीं लगे। दे रहे थे मतलब स्टूडेंट्स को ले नहीं रहे थे वो लोग। ही डिडन्ट हैव दैट पॉलिसी। अच्छा रिजर्वेशन पॉलिसी, पॉलिसीज़ नहीं थी। हाँ, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ वाज़ ओनली फॉर एससी एसटीज़। हुँ। तो ओबीसी रिजर्वेशन इंप्लीमेंट कहाँ हो रहा है? तो इज़न्ट दिस अ सिस्टेमिक फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? तो ये सिस्टेमिक फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन शायद हम क्रिमिनल लॉज़ में ना लेके आ पाएँ, बिकॉज़ क्रिमिनल लॉ की लिमिटेशंस है ये सब प्रूव करने की। बट सिविल लॉ में आप इन सिस्टेमिक फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को आप डिफाइन कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। और जैसे कि 2012 के रेगुलेशंस में उनको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, इन सब फॉर्म्स को। और आप यू कैन सीक सम काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन आल्सो। सो इट इज़ नॉट ओनली टू, ये मतलब ये नैरेटिव भी यही बन रहा है कि इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाएगा। इसमें बस इंडिविजुअल्स नहीं है, अगर अथॉरिटीज़ भी काम नहीं करती है, तो उनके अगेंस्ट भी कंप्लेंट हो सकती है। इट्स नॉट कि बस स्टूडेंट्स को इसमें टारगेट किया जाएगा। दिस इज़ आल्सो फॉर सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन।